से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने आओ देखा न ताओ अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि शिबू सोरेन मर गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो हुआ उसे लोगों ने दैवीय चमत्कार मान लिया। नमस्कार, आज कहानी आदिवासी समाज के भगवान, आदिवासी समाज के मसीहा कल्पना सोरेन के ससुर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन झारखंड के महाजनों के लिए काल थे। फिर कैसे एक अपर कास्ट जीएम ने उनको आदिवासियों का मसीहा घोषित कर दिया? कैसे हुई थी छोटे से शिबू सोरेन के पिता की हत्या? कैसे जान बचाने के लिए पुल से नदी में बाइक समेत छलांग लगा दी? कैसे तीर धनुष लेकर महाजनों पर वो टूट पड़ते थे? किस जिद में शिबू सोरेन ने बना दिया झारखंड नाम का नया राज्य? कैसे केवल 10 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री बन गए? मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन से क्यों सरेंडर करने को कह दिया था? कैसे शिबू सोरेन आदिवासियों के लिए मसीहा बन गए? दोस्तों, गोदी मीडिया के सहारे खुद को डंकापति घोषित करा लेना बड़ा आसान है, लेकिन असली हीरो से मिलना है तो मेरे साथ इस कहानी में आगे चलिए। यकीन मानिए, आप रोमांच से भर जाएंगे। आपके भीतर भी कुछ करने का, समाज के किसी तरह से काम आने का जुनून हिलोरे मारने लगेगा। खासकर वो लोग शिबू सोरेन की कहानी को जरूर सुन लें जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये कहानी धरती पर बोझ बन चुके लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो इसे देखकर अपना समय कतई बर्बाद न करें। दोस्तों, शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ करता था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते थे। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। शिबू सोरेन के बचपन में 2 नाम थे, एक शिवलाल और दूसरा शिवचरण। क्योंकि शिबू सोरेन के दादा चरण मांझी रामगढ़ राजा के टैक्स तहसीलदार थे, इसीलिए परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न था। हाई स्कूल में शिबू को हॉस्टल वाले स्कूल में डाल दिया गया। उन दिनों जाड़ा बहुत ज्यादा होने लगा था। 27 नवंबर की तारीख थी। 1957 का साल था। हॉस्टल में शिबू सोरेन को एक खबर मिलती है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। महाजनों की सूदखोरी के खिलाफ उनके पिता आदिवासियों को जागरूक किया करते थे, इसी कारण उनके पिता को मार दिया गया। यही वो समय था जिसने शिबू सोरेन की जिंदगी 360 डिग्री पलट कर रख दी थी। सरकारी नौकरी में जाने वाला लड़का झारखंड का भाग्य विधाता बन गया। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का बहुत आतंक था। सूदखोर पहले गांव वालों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे। सूद यानी ब्याज ना दे पाने पर महाजन उनकी जमीनों पर कब्जा तक कर लेते थे। गांव वाले जब अपने खेत में धान उगाते थे तो महाजन धान उठवा ले जाते थे। शिबू 10वीं क्लास में थे। इस बात को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज का इकट्ठा होना, उन सबको इकट्ठा करना। अपने पिता की तरह उन्होंने भी सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों गोला मुरी रोड पर गोमती नदी पर पुल बन रहा था। गोला के किसान विशु महतो को महाजन के लोग जमीन हड़पने के लिए तंग कर रहे थे। पिता की हत्या के बाद भी शिबू सोरेन ने तय किया कि वो विशु की मदद तो करेंगे। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि वो विशु को परेशान न करें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इलाके में पहली बार किसी ने गुंडों को गुंडों की तरह धमकी दी थी। महाजन के गुंडे दोबारा विशु को परेशान करने के लिए आए ही नहीं। इससे लोगों में शिबू सोरेन को लेकर विश्वास जागने लगा। लोग उनके साथ आ गए। नई उम्र के इस लड़के में उन्हें अपना मसीहा नजर आने लगा था, जो उनको सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता था। शिबू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आदिवासी लोगों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। अब तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है कि अफसरों की मिलीभगत की वजह से शिबू को चुनाव हरा दिया गया था। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर धनुष उठाओ और जबरन धान काटो, हम देखेंगे कौन रोकता है। ये शिबू सोरेन का दूसरा रूप था। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन ने अपनी एक टोली बना ली।
उसमें कई मजबूत नौजवान थे। इन्हीं समर्थकों के बूते पर धान काटो अभियान शुरू कर दिया गया। बरलंगा पंचायत में जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था और वहां खेती कर रहे थे, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था उसके चारों ओर तीर धनुष लेकर शिबू सोरेन के साथी तैयार होते थे और महिलाएं धान काटती थी। इस फसल को गांव वालों के बीच में बांट दिया जाता था। इससे शिबू सोरेन की लोकप्रियता और बढ़ने लग गई। लोगों को उन पे विश्वास होने लग गया। लोग उन्हें अपना हीरो समझने लगे। 1970 का दशक था। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन बहुत चर्चित हुए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिए। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू बाइक से गांव-गांव घूमते थे। शिबू सोरेन की बायोग्राफी दिशोम गुरु में लिखा है कि उस दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और सीधे बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। इस बीच विनोद बाबू सीपीआई छोड़ चुके थे। वे अब शिबू सोरेन के साथ आ गए थे। वो समझ रहे थे कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और साथियों ने विनोद बाबू के धनबाद वाले घर पर बैठक की। इसमें शिबू सोरेन, विनोद बाबू, ए.के. राय, प्रेम प्रकाश हेत्रम, खतरास के पूर्व राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जातू महतो, शक्तिनाथ महतो, राजकिशोर महतो, गोविंद महतो जैसे तमाम लोग मौजूद थे। बैठक में सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई। कई नाम सुझाए गए। नए संगठन का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम रखने का निर्णय किया गया। केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सभी की सहमति से विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव और पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। 1973 में जेएमएम की स्थापना रैली के बाद से ये मोर्चा काफी सक्रिय और फेमस हो चुका था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस भी दर्ज हो चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस आ रहा था। अध्यक्ष विनोद बिहारी जेल में थे। सबको लगा था कि इतने केसों के कारण शिबू आ नहीं पाएंगे। इसके बावजूद जेएमएम का स्थापना दिवस मनाना तय किया गया। धनबाद में कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिबू को गिरफ्तार करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। थोड़ी देर में पुलिस को चकमा देकर शिबू सोरेन मंच पर प्रकट हुए। हजारों लोग उन्हें घेरे हुए खड़े थे क्योंकि उनका मसीहा सामने था। पुलिस मंच तक पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस को लगा कि भाषण के बाद वो शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस शिबू को खोजती रही, लेकिन वो भाषण के बाद गायब हो गए। फिर केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए थे। उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि शिबू आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया ही बदल दिया। सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार तो वो किसी तरह से जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू के पास आकर सक्सेना ने कहा, मैं धनबाद का नया टीसी यानी डीएम हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। शिबू ने सक्सेना को अपने पास खाट पर बिठाया। सक्सेना की पूरी आओ भगत की गई। केबी सक्सेना ने शिबू सोरेन से कहा, आपको देखकर एक बात पता चली कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। जंगल में रहकर कब तक लड़ते रहेंगे? आप कानून के सामने सरेंडर कर दीजिए, वरना किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अगली बार केबी सक्सेना के साथ एसपी और कुछ और भी नए अफसर आए। पहरा दे रहे आदिवासियों को एकदम सख्त निर्देश था कि गिरफ्तारी होते ही हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई जिसमें 25,000 आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सूदखोर महाजनों ने इसका विरोध किया। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया।
हालांकि जाने से पहले वो बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र और पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख चुके थे। फिर नए डीसी आए, उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। ये वो समय था जब कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता था। शिबू को बताया गया कि थाने से ही सीएम साहब आपसे बात कर लेंगे, इसके बाद आप पर लगे केसों को हटा दिया जाएगा। बात 1975 की है दोस्तों। एक दिन डीसी यानी डीएम शिबू सोरेन के ठिकानों पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि शिबू को कुछ दिन जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन चीजों को ठीक किया जा सके इसके लिए प्रशासन ने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, धीरे धीरे सारे केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन पहले शिबू को जेल जाना पड़ेगा। इस तरह शिबू सोरेन ने सरेंडर किया। कई दिन शिबू और उनके साथी धनबाद जेल में रहे। डीसी खुद उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे। एक दिन शिबू को बोकारो ले जाया गया। वहां शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की बातचीत हुई। सीएम ने शिबू से कहा कि धीरे धीरे केस हट रहे हैं, आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, प्रशासन विरोध नहीं करेगा, आप जेल से छूट जाएंगे। इसके कुछ दिन के बाद शिबू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए। जुलाई 2000 में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। शिबू सोरेन चाहते थे कि सरकार इसी सेशन में झारखंड बिल सदन में लेकर आए। शिबू ने दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन का निर्णय लिया। झारखंड से सैकड़ों लोग और सभी दलों के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। 25 जुलाई को शिबू के दिल्ली स्थित आवास से विरोध रैली निकाली गई। रैली जंतर मंतर से होते हुए संसद भवन की तरफ जाने लगी, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे रोक लिया। जहां रैली को रोका गया वहीं से धरना शुरू हो गया और शिबू सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड बिल नहीं आया तो झारखंड से देश भर में जो कोयला और अन्य खनिज जाता है ना, उसकी सप्लाई भी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी सरकार के हाथ पांव फूल गए। दोपहर बाद संसद में झारखंड का बिल गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया। झारखंड बिल आते ही ओडिशा के सांसदों ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराना शुरू किया, जबकि बीजू जनता दल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह एनडीए का सदस्य था। बीजेडी के सांसदों ने कहा कि सरायकेला खरसावां को ओडिशा को दे दिया जाए। सांसदों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इधर शिबू सोरेन भी अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप सरायकेला खरसावां का राग अलापना बंद नहीं करेंगे तो हम भी ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर और सुंदरगढ़ को झारखंड में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार 2 अगस्त को बिल पारित हुआ और इस तरह झारखंड का जन्म हुआ। दोस्तों, महाजनों के खिलाफ किए गए आंदोलनों के दौरान दर्ज केस लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन एक केस 29 साल से गुरुजी का पीछा कर रहा था। जुलाई 2004 में चिरुटी का मामला सामने आया और गुरुजी को फरार घोषित कर दिया गया। उस समय यूपीए सरकार में वो कोयला मंत्री हुआ करते थे। 23 जनवरी 1975 को चिरुटी में आदिवासियों और महाजनों और समर्थकों के बीच एक संघर्ष हुआ था। इसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे और आरोप था कि उन्हें शिबू सोरेन ने भड़काया। मामला कोर्ट में चल रहा था। तब जामताड़ा की एक अदालत ने इसी मामले में शिबू को 6 सितंबर 1986 को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। अचानक ये मामला 2004 में सामने आया। राज्य में बीजेपी की सरकार थी और अर्जुन मुंडा सीएम थे। शिबू ने काउंटर किया, मैं सालों से विधायक, सांसद और मंत्री हूं, तो फरार कैसे हो सकता हूं? यह जानबूझकर राजनीति के कारण खोद कर निकाला गया मामला है। मामला संसद में उठा। विपक्ष में बैठी भाजपा ने शिबू सोरेन का इस्तीफा मांगा। आखिरकार परिस्थितियां बहुत बिगड़ने लगी और गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में यह बयान दिया कि जिस वारंट की बात हो रही है, अदालत 2003 में उसे वापस ले चुकी है। फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। 1986 में जो वारंट जारी किया गया वो तामील नहीं हुआ। इस वजह से 17 जुलाई 2004 को निचली अदालत ने फिर से वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। अब यूपीए सरकार भी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन पीएम मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन की मुलाकात होती है और पीएम ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा देकर समर्पण कीजिए। 20 जुलाई को जामताड़ा कोर्ट ने गुरुजी को भगौड़ा घोषित कर दिया। अब शिबू समझ चुके थे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ही मानेगी। संसद में बीजेपी खूब हंगामा कर रही थी कि जो व्यक्ति कल तक पीएम से मिल रहा था वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने अपने बेटे हेमंत सोरेन के मार्फत इस्तीफा फैक्स करवाया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगवाई और अंडरग्राउंड हो गए। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि गुरुजी को सरेंडर करना ही होगा।
अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो निचली अदालत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद गुरुजी ने एक जनसभा की और निचली अदालत में सरेंडर किया। शिबू 1 महीने जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 6 मार्च 2008 को निचली अदालत ने चिरुडी मामले में उन्हें बरी कर दिया। पहली बार सीएम बने, लेकिन 10 दिन में गिर गई सरकार। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार वे विधायक नहीं थे, इस कारण 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना ही था। 5 महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो मुश्किल सीट थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। यूपीए ने गठबंधन की ओर से शिबू सोरेन का नाम रखा, लेकिन शिबू वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। शिबू जानते थे कि तमाड़ मुंडा बाहुल है, वहां शिबू को मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो सीएम शिबू सोरेन करीब 9000 वोट से वो उपचुनाव हार गए। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ 10 महीने की सरकार चलाई। दोस्तों, 3 बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 10 महीने 10 दिन ही राज्य की कमान संभालने का मौका मिला। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वो 2 मार्च से 12 मार्च यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाए थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें 5 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर उन्हें 5 महीने की ही सरकार चलाने का मौका मिला। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद का इतिहास तो आपको मालूम ही है। 2013 से 2014 तक शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे। फिर 2019 से अब तक जेएमएम की सरकार ही है। पिता सोबरन सोरेन के संघर्ष को शिबू सोरेन ने सत्ता में बदला। शिबू सोरेन का आदिवासियों के लिए किए गए संघर्ष के फल को आदिवासियों तक पहुंचाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का आदिवासियों से कनेक्ट और भी ज्यादा है। भारत में ज्यादातर राजसी परिवारों में यह देखा जाता है कि पिता के कमाए हुए पुण्य को बेटे गवा देते हैं, लेकिन शिबू सोरेन ने पिता के संघर्ष को आगे बढ़ाया। अब हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के संघर्षों को और आगे ले जा रहे हैं। भले अब महाजनों की जगह कई एजेंसियों ने ले ली हो, लेकिन संघर्ष तो है। सिर्फ बेटा ही नहीं, शिबू सोरेन की बहू भी राजनीतिक मील में नए नए पत्थर स्थापित करती जा रही हैं। झारखंड बहुत सुंदर राज्य है। वहां आदिवासियों के दिलों में शिबू सोरेन वास करते हैं। झारखंड में महाजनों को सपोर्ट करने वाले और उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो भाजपा के साथ हैं, और आदिवासी एक क्षत्र शिबू सोरेन की वजह से जेएमएम में भरोसा जताते हैं। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई दोस्तों, क्योंकि जो मेन कहानीकार गोदी मीडिया है ना, वो महाजनों के हाथ में है। वो शिबू सोरेन की कहानी को कभी नहीं कहेंगे, इसलिए मुझे ये कहानी कहने आपके सामने आना पड़ा। दोस्तों, संथाली मुंडारी हो खड़िया कुडुक नागपुरी में आप सबको जोहार, नमो, प्रणाम। इसका